देखिए, हम अभी समुद्र के सिर्फ 20 मीटर नीचे हैं और ये तो बस महासागर की कुल गहराई का 2% है। यानी हमने उस दुनिया के 98% हिस्से को कभी देखा ही नहीं जहां जीवन धरती पर सबसे पहले पैदा हुआ था। चलो अब देखते हैं नीचे क्या है। समुद्र 200 मीटर नीचे है ट्वाइलाइट जोन। यहीं से वो जगह शुरू होती है जहां सूरज की आखिरी रोशनी अंधेरे में डूब जाती है। यहाँ शार्क छाया की तरह दिखाई देती हैं और स्क्विड अचानक चमकते हैं जैसे रात में कोई बिजली चमकी हो। ये इलाका समुद्र नहीं, किसी और ही जीवन की आकाशगंगा लगता है। उसके नीचे 1000 मीटर पर है मिडनाइट जोन। यहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं। दबाव इतना भयानक कि जैसे 50 जंबो जेट्स आपका सीना एक साथ दबा रहे हों। लेकिन यहाँ भी जीवन हार नहीं मानता। यहाँ है जायंट स्क्विड और एंगलर फिश, जिनके सिर पर लगी चमकदार रोशनी अंधेरे में मौत का जाल बिछाती है। फिर उसके नीचे है 4000 मीटर पर द अबिस। अब ये सच में दूसरी दुनिया है। यहाँ ठंड इतनी कि खून जम जाए। यही वो जगह है जहां 1912 में डूबा टाइटैनिक आज भी बिल्कुल खामोशी में पड़ा हुआ है। ये इलाका किसी शांत कब्रिस्तान जैसा है जहां ना रोशनी है ना आवाज, बस समय धीरे धीरे सब कुछ खा रहा है। फिर 6000 मीटर है अडाल जोन यानी पाताल। अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने की कल्पना भी डराती है। यहाँ जीवन लड़ने के लिए नहीं बल्कि असंभव को जीने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ समुद्र के तल में फटे ज्वालामुखियों से उबलते खनिज निकलते रहते हैं और उन्हीं के बीच जीवन अपनी सबसे अजीब शक्ल में बढ़ रहा है। और फिर उसके भी नीचे 11000 मीटर पर है मैरियाना ट्रेंच। समुद्र के सबसे नीचे यही महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इतनी गहराई कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी यहां गिरा दो तो वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। और मजेदार बात, 11000 मीटर वही ऊंचाई है जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। बस फर्क इतना है कि यहां आकाश की जगह पानी है। हम मंगल ग्रह को महासागर के तल से ज्यादा समझते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में मिशन भेजना समुद्र की सबसे नीचे की परत में उतरने से ज्यादा आसान है। यही वजह है कि हर गोता, हर कैमरा, हर नई एक्सपीडिशन हमें समुद्र नहीं धरती के रहस्य दिखाती है। शायद इस ग्रह के सबसे अनसुने, सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाले सच अभी भी समुद्र की गहराइयों में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये धरती पर एक ऐसी विशाल पानी की झील है जिसने कभी सूरज की रोशनी ही नहीं देखी, क्योंकि ये बर्फ के लगभग 4 किलोमीटर नीचे छुपी है। ये है लेक वोस्टोक और यहाँ बहुत अजीब दुनिया मौजूद है जहाँ जीवन शायद अलग तरीके से बना हो सकता है। लेक वोस्टोक अंटार्कटिका के पूर्वी बर्फीले क्षेत्र में स्थित है और इसको करीब 4000 मीटर बर्फ के नीचे पाया गया है। इसका आकार लगभग इतना है जितना कि अमेरिका के लेक ओंटारियो का, लेकिन यहाँ स्थिति एकदम अलग है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह झील कम से कम 15 मिलियन साल से बर्फ के नीचे बंद है। बर्फ के इतने नीचे वहाँ कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, तापमान बेहद कम है और दबाव बहुत अधिक। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस जगह पर जीवन के संकेत पाए हैं। आइस को ड्रिलिंग से मिली बर्फ की परतों में सूक्ष्म जीवों के डीएनए के अंश मिले हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस जैसे जीव। यह हमें बताता है कि वहाँ पर अलग तरह की अवस्था में जीवन संभव हो सकता है, जहाँ सूरज नहीं बल्कि भूगर्भीय ऊर्जा, दबाव और गैसें जीवन के स्रोत हो सकती हैं। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि झील का पानी सीधे जीवन को समर्थन कर रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग में सामग्री दूषित हो सकती है। इस डर से वैज्ञानिक सतर्क हैं। तो आखिर क्यों इतना महत्व है इस झील का? पहला, ये हमें बताती है कि जीवन रोशनी के बिना भी संभव हो सकता है और इससे हमें मिल सकते हैं संकेत ब्रह्मांड में जीवन के लिए। दूसरा, क्योंकि इसी तरह की स्थितियां शायद अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं जैसे यूरोपा या एनसेलेडस में हो। तीसरा, ये झील हमें धरती के प्राचीन वातावरण और जीवन का रिकॉर्ड भी दे सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बंद रही है। वैज्ञानिक अब भी इस झील को सुरक्षित तरीके से एक्सप्लोर करने की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जरा सोचो, जो पानी तुम अभी पी रहे हो सकता है वही कभी किसी टीरेक्स डायनासोर के अंदर बहा हो। हाँ, वही विशालकाय डायनासोर जो लाखों साल पहले धरती पर राज करता था। अब सवाल यह है, कैसे हमारा पानी डायनासोर से जुड़ा हो सकता है? दरअसल धरती पर मौजूद सारा पानी एक क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा है। मतलब नया पानी कहीं से आता नहीं और पुराना पानी कहीं जाता नहीं, बस रूप बदलता रहता है। कभी बादल बनता है, कभी बारिश, कभी बर्फ, तो कभी समुद्र की लहरें। सोचो, जब डायनासोर सांस लेता था, पीता था या यहाँ तक कि पसीना बहाता था, वो सब पानी आज भी इसी धरती पर मौजूद है। वो कहीं ना कहीं रिसाइकल होकर हमारे आसपास ही घूम रहा है। हर बूंद की अपनी कहानी होती है। वो कभी बादल में रही होगी, फिर बारिश बनकर गिरी होगी, नदी में बही होगी, समंदर में मिली होगी और फिर सूरज की गर्मी से भाप बनकर दोबारा आसमान में चली गई होगी। अब जरा सोचो, वो बूंद जो अभी तुम्हारे गिलास में है, वो शायद लाखों साल पहले किसी डायनासोर की जीभ को छू चुकी हो या फिर किसी प्राचीन झरने से बहकर मछलियों की गलफड़ों में रही हो। पानी कभी मरता नहीं, बस यात्रा करता रहता है। हम सब, इस धरती के हर इंसान,
जानवर और पेड़ उसी प्राचीन पानी को साझा कर रहे हैं जिसने कभी डायनासोर की प्यास बुझाई थी। ये एक ऐसा जीव है जिसका वजन 30 हाथियों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू व्हेल की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। समुद्र का ये विशालकाय प्राणी करीब 100 फीट लंबा हो सकता है और 200 टन तक वजनी हो सकता है, यानी ये एक 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा हो सकता है। ये आर्कटिक को छोड़कर दुनिया के सभी महासागरों में पाया जाता है और ये धरती पर सबसे लंबा जीने वाला स्तनधारी जीव भी है। एक बोहेड व्हेल प्रजाति का जीवन काल औसतन 100 से 200 साल तक होता है, लेकिन जब कोई व्हेल मरती है तब पूरा समुद्र एक नया जीवन चक्र शुरू करता है। व्हेल को अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है, इसलिए वो अपने झुंड से अलग हो जाती है और अपने जीवन की अंतिम डुबकी लगाती है, जो उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। वहाँ विभिन्न समुद्री जीव उसके मृत शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और धीरे धीरे व्हेल का कंकाल समुद्र के तल में जाकर खाद में बदल जाता है, जो समुद्र के पेड़ पौधों को सालों तक जीवन प्रदान करता है। व्हेल मरने के बाद भी लाखों जीव जंतुओं को नया जीवन देती है। दोस्तों, हम जो सांस लेते हैं उसमें से आधा ऑक्सीजन समुद्र से ही आता है। जी हाँ, समुद्र न केवल हमें भोजन देता है बल्कि हमारी सांस लेने के लिए भी जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करता है। समुद्र की गहराई में से एक ऐसा रहस्य सामने आया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दरअसल समुद्र की गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। जी हाँ, 2013 में महासागर के वैज्ञानिक एंड्रयू स्वीटमैन ने अपने उपकरणों की मदद से पता लगाया कि समुद्र की सतह से 13,000 फीट नीचे ऑक्सीजन बन रही है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्रशांत महासागर के हजारों फीट नीचे धातुओं से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया है। यह ऑक्सीजन महासागर के तल में मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल द्वारा उत्पादित की जा रही है। इस खोज से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, और इस खोज से एरोबिक जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी नए रहस्य खुल सकते हैं। शार्क्स इस धरती पर पेड़ों से भी पहले आई थी, मतलब शार्क पेड़ों से भी पुरानी है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। जब धरती पर ना तो जंगल थे, न पक्षी, न फूल, तब भी गहरे समुद्रों में शार्क्स तैर रही थी। अगर हम टाइम मशीन से लगभग 400 मिलियन साल पीछे जाएं, यानी पेड़ों के आने से भी 50 मिलियन साल पहले, तो धरती एक बिल्कुल अलग जगह थी। समुद्रों में विचित्र जीव थे, ज्यादातर बिना हड्डियों के, और तभी पृथ्वी पर पहली बार उभरी शार्क्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहली शार्क जैसी प्रजातियां डिवोनियन पीरियड में उभरी, जिसे एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। यह वो दौर था जब धरती पर अभी पेड़ों का जन्म ही नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ छोटे मोटे पौधे जमीन पर उगने लगे थे। अब सोचिए, धरती पर अब तक 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, जिनमें डायनासोर तक मिट गए, लेकिन शार्क्स हर बार बच गई। क्यों? क्योंकि शार्क्स ने खुद को हर युग के हिसाब से बदल लिया। कभी उनका आकार 15 मीटर तक था, जैसे मेगालोडॉन, जो लगभग 30 टन वजनी था। समय के साथ उन्होंने अपने शरीर, दांत और शिकार करने की तकनीकें बदली, और आज लगभग 500 से ज्यादा शार्क प्रजातियां जीवित हैं। हर एक शार्क की इंद्रियां इतनी संवेदनशील होती हैं कि वो पानी में किसी जीव की हल्की सी धड़कन तक महसूस कर लेती है, यानी वो समुद्र की परफेक्ट सर्वाइवर मशीन है। अब जरा सोचो, जब धरती पर न हरियाली थी, न ऑक्सीजन का घना वातावरण, तब भी शार्क्स मौजूद थी। जब पेड़ आए, यानी लगभग 350 मिलियन साल पहले, तब तक शार्क्स पहले ही लाखों सालों से समुद्र के राजा बन चुकी थी। वो धरती के इतिहास की सबसे पुरानी शिकारी जाति हैं, जो अब तक जिंदा है, एक ऐसे समय से जब इंसान, डायनासोर, यहां तक कि पेड़ भी नहीं थे। तो अगली बार जब तुम किसी शार्क को देखो, याद रखना, वो सिर्फ एक मछली नहीं है, वो धरती के इतिहास का जीवित अध्याय है। वो तब भी थी जब पेड़ नहीं थे, और शायद तब भी रहेगी जब हम नहीं होंगे।